नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर नामदेव क्रोडीमल कॉलेज में पढ़ाता हूँ और हम आज भारतीय उपन्यास MHD 16 MA के लिए इसके अंतर्गत महाश्वेता देवी का उपन्यास जंगल के दावेदार पर बात करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा जंगल के दावेदार उपन्यास का सामाजिक परिवेश। हम सब जानते हैं कि महाश्वेता देवी का ये उपन्यास जंगल के दावेदार 1975 में प्रकाशित हुआ था और ये उपन्यास भारतीय उपन्यास साहित्य का एक महत्वपूर्ण रचना है। ये उपन्यास झारखंड के आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की जीवनी पर आधारित है। अर्थात ये जो उपन्यास है, इसका जो समय है, जो कालखंड है, वो बहुत ही बड़ा है। वो है कि जब हमारा भारतीय स्वाधीनता संग्राम जब चल रहा था और पूरे देश में लहर थी स्वाधीनता की, लेकिन हमारे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र था झारखंड, जो तत्कालीन समय में बिहार के अंतर्गत था, वहाँ पर भी आदिवासियत की लड़ाई चल रही थी और ये जो 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 हमारा संग्राम था पूरे भारत का, उसमें कहीं ना कहीं ये हमारे आदिवासी आवाज़ जो है वो दबी हुई थी। तो इन सारी चीज़ों को महसूस करते हुए आदिवासियत की जो आवाज़ है वह हमारी स्वाधीनता की चेतना में शामिल होती है। दूसरी बात कि बिरसा मुंडा का जो जन्म होता है, वह हमारे देश की जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि थी, उसमें उनका जो उत्थान है, केवल वो एक ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं था, उसके सिर्फ शोषण के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह विद्रोह था समकालीन सामंती व्यवस्था के विरुद्ध भी था। मतलब हमारे देश में एक तरफ जो विदेशी हुकूमत थी, ब्रिटिश सरकार, उसके खिलाफ, दूसरा जो हमारी सामंती व्यवस्था थी, जो हमारे यहाँ के जो महाजन, बनिया, ज़मींदार इत्यादि लोग जो जंगलों में जो शोषण कर रहे थे, जो जंगलों पर जो कब्जा कर लिया था, वह उनके विरुद्ध भी था। यानी बिरसा मुंडा की जो लड़ाई है वह दो तरफा था। वो एक तरफ विदेशी शासन से और एक तरफ अपने जो हमारे सामंत लोग थे उनके खिलाफ। तो देखा जाए कि ये जो उपन्यास है वह मुख्य रूप से चरित्र प्रधान उपन्यास है, यानी बिरसा मुंडा के जीवन का महाकाव्य है। हम महाकाव्य इसलिए बोल रहे हैं कि महाकाव्य में, एपिक में व्यक्ति विशेष के जीवन की समस्त घटनाएं उसमें समाहित होती हैं। तो ये उपन्यास जंगल के दावेदार बिरसा मुंडा के जीवन पर विस्तृत रूप से केंद्रित है और जो आदिवासी आंदोलन चलाया बिरसा मुंडा ने वहाँ पर, उसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में ये उपन्यास चित्रित करता है। चूँकि ये ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित उपन्यास है, इसीलिए इसको हम यथार्थवादी उपन्यास भी कहते हैं, जिसमें कल्पना और मिथ का पुट कम हो जाता है। जब हम साहित्य की बात करते हैं, कथा साहित्य की बात करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कल्पना या फैंटेसी का मिश्रण होता है। कितना होता है ये प्रश्न है। यथार्थवादी साहित्य में, कथा साहित्य में, उपन्यासों में ये चीज़ें कम हो जाती हैं और यहाँ पर अगर कल्पना है भी तो कल्पना किसी यथार्थ को दिखाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये देखें कि ब्रिटिश कालीन भारत का झारखंड या ब्रिटिश कालीन बिहार के अंतर्गत झारखंड का जो सिनेरियो देखें, जो हम परिदृश्य देखें, वो बहुत ही त्रासदिक है।
क्योंकि हम सब जानते हैं ब्रिटिशकालीन दास्ता जो है वो बहुत ही मुसीबत भरी थी, बहुत ही भयानक थी। और ब्रिटिश हुकूमत किस तरीके से हमारे आम जनता के साथ, आम जन के साथ वह एक तरह का उत्पीड़न जो है वो करते थे, और उस उत्पीड़न की कोई मतलब सीमा रेखा नहीं थी। तो उसी आप देखें, और जो आदिवासी है, आदिवासी जो जगत है वहाँ पर तो वो उत्पीड़न चौतरफा थी वो। यानी कहने का मतलब ये है कि एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत की मार, दूसरी तरफ हमारे सामंती लोगों की मार, ये दोनों जो है वो हमारे उस झारखंड के जंगलों का दोहन कर रहे थे। आप देखें कि जंगल जो है वो बाकी लोगों के लिए जंगल एक अरण्य है, एक वन है या उपवन है, या अनेक स्रोतों का साधन है। लेकिन आदिवासी लोगों के लिए जंगल माँ के समान है, और बिरसा मुंडा जंगल को माँ मानते थे। आप देखें कि इस स्तर पे आके जो वहाँ का मूल निवासी है वह उसकी जो अनुभूति है जंगल को लेकर, जाहिर सी बात है वह बदल जाती है, वो दूसरा गैर आदिवासी व्यक्ति समझ नहीं सकता। बिरसा मुंडा ने पूरे अपने आंदोलन में उनका लक्ष्य बड़ा स्पष्ट था कि भाई दुश्मन कौन है। दुश्मन जाहिर सी बात है ब्रिटिश हुकूमत थी और सामंत लोग थे जो जंगलों का शोषण कर रहे थे, दोहन कर रहे थे, वहाँ के जनता का, मूल निवासियों का वह दोहन कर रहे थे। तो इस स्तर पे आके ये उपन्यास जो है यथार्थवादी श्रृंखला में पहुँच जाता है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि महाश्वेता देवी का ये उपन्यास जंगल के दावेदार में दो तरफा प्रभाव हम देखते हैं। इस उपन्यास का प्रकाशन काल 1975 का है, और यह वही दौर था जब भारत में आपातकाल लगा था और जिसमें स्वदेशी हुकूमत लोगों का दमन कर रही थी और लोग इसे त्राहिमाम कर रहे थे। ये तो उपन्यास का प्रकाशन का समय है, दौर है। लेकिन उपन्यास के अंदर जो कथा है, जो वर्णित कथा है, जो चित्रण है, वह ब्रिटिशकालीन भारत का है जिसमें अंग्रेज दमन कर रहे थे। तो देखें कि उपन्यास के अंदर की कथा वो भी दमन की कथा है, और उपन्यास के प्रकाशन होने का दौर, समय, वो भी दमन का दौर है। तो इस उपन्यास की जो प्रासंगिकता है वह निसंदेह सामाजिक तौर पे, राष्ट्रीय स्तर पर वो उसका महत्व बढ़ जाता है। अक्सर बिरसा मुंडा अपने समाज के लिए, अपने आदिवासी समाज को अलग, उसकी पहचान को सुरक्षित करने के लिए आदिवासी लोगों को मूल निवासी बोलते थे, और जो बाहर के लोग थे उनको दीकू बोलते थे। तो जो गैर आदिवासी बाहरी लोग थे और संथाली, मुंडा आदिवासी जन के अस्तित्व के मालिक बन बैठे थे। जो दीकू लोग थे, जो गैर आदिवासी थे, वह संथाली, मुंडा आदिवासी लोगों के वो अस्तित्व के मालिक बन गए थे। अस्तित्व मतलब उनके सर्वस्व के मालिक, उनका जीवन, उनकी सांसें उनकी मुट्ठी में कैद था। जर जोरू जमीन जंगल सबका वो शोषण कर रहे थे। यानी ज़मीन जायदाद, स्त्रियां, ज़मीन, जंगल, वहाँ का जितने भी प्राकृतिक स्रोत, सबका वो शोषण का दोहन कर रहे थे। तो दीकुओं से जंगल और आदिवासियत की आज़ादी के सपने को पूरा करना बिरसा मुंडा के जीवन का मुख्य लक्ष्य था। तो यानी दीकुओं से जंगल और आदिवासियत की आज़ादी के सपने को, यानी उनसे जंगल को छुड़ाना था। जंगल की आज़ादी, जंगल की मुक्ति चाहिए थी दीकुओं से,
उसकी लड़ाई लड़ रहे थे बिरसा मुंडा। क्योंकि आदिवासी लोगों का सपना तभी पूरा हो सकता था, उनकी आज़ादी तभी मिल सकती थी जब दीकू वहाँ से हटें, और दीकू यानी जो बाहरी लोग हैं वह अपना नियंत्रण वहाँ से हटाएं, ख़त्म करें। तो इस तरीके से देखें कि बिरसा की लड़ाई का ये मुख्य एजेंडा, उनमें बिरसा को कोई भी भ्रम नहीं था, वो कोई कहीं भी वो कंफ्यूज नहीं थे, उनके सामने वो स्पष्ट था। और ये जो उपन्यास है जंगल के दावेदार, वह इस उद्देश्य को, इस लक्ष्य को बहुत ही रचनात्मक तरीके से, बहुत ही यथार्थवादी तरीके से इन चीज़ों को वो पूरे उपन्यास में पेश करता हुआ दिखाई पड़ता है। बिरसा मुंडा की लड़ाई, जो जैसे कि अभी हमने बात किया कि बिरसा मुंडा की लड़ाई दो तरफा थी। एक वह बाहरियों यानी अंग्रेज और दीकू, और दूसरी तरफ वो आदिवासी लोगों के बीच में जो मौजूद बुराइयां थी, जो कमजोरियां थी, उनको भी दूर करना चाहते थे। यानी वो लड़ाई दो तरफा हो जाती है उनकी। एक तरफ अंग्रेज यानी ब्रिटिश हुकूमत, सामंत, देसी सामंत, उनसे मुक्ति। दूसरी तरफ अपने समाज में यानी आदिवासी समाज के अंदर मौजूद जो बुराइयां थी उससे मुक्ति। अभी समाज में क्या क्या बुराइयां थी? उस समय के समाज में, झारखंड के आदिवासी समाज में बहुत सारी बुराइयां थी। जैसे कि लोग तंत्र मंत्र पर विश्वास करते थे, बीमार पड़ने पे दवाई ना करके वो झाड़ फूंक करते थे और लोग उसमें मर जाते थे। और अनेक तरह की वो कुरीतियाँ थी, अनेक तरह के रीति रिवाज थे, वो उसमें मनाते थे। जबकि आदिवासी समाज जो है वो बहुत ही सादगी संपन्न समाज माना जाता है, और उसमें अनेक तरह की बुराइयां नहीं हैं, उसमें कट्टरता नहीं होती है। वो एक तरह का स्त्री पुरुष बराबरी का समाज है वो आदिवासी समाज। जबकि बाहरी समाज में हम सब देखते हैं, कर्मकांड है, ऐसे ऐसे रीति रिवाज हैं जो गलत हैं वो, और स्त्री पुरुष का लिंग भेद भयानक है, हम सब जानते हैं इस बातों को। तो वो आदिवासी समाज में चीज़ें आ गई थी। क्यों आ गई थी? ब्रिटिश हुकूमत और जो हमारे देसी सामंत थे, जो दीकू थे वहाँ पर, जो आ गए थे, जिन्होंने कब्जा कर लिया था वहाँ के संसाधनों पर, वहाँ के जंगलों पर, वहाँ के लोगों पर, वो उनकी जो संस्कृति की जो बुराइयां थी, जो कमियां थी, वह आदिवासी समाज में सम्मानित हो गई थी। तो उन सारी बुराइयों को, उन सारे कर्मकांडों को, उन समस्त चीज़ों को भी दूर करने का प्रयास बिरसा मुंडा ने किया। और वो आह्वान भी करते थे कि भाई आप जो है आप नशा छोड़ दो, आप और खूब आप मेहनत करो, और एक आपस में एकता यानी सामाजिक एकता, भाईचारा और ये स्थापित हो आपस में, और आपस में हम मतलब कि बात करें, संवाद करें। और जितने भी जो ये जो रीति रिवाज हैं, या जो बहुत सारे जो बाहरी देवताओं का जो प्रभाव है, भगवानों का जो प्रभाव है, उसको भी उसको हटाएं। और वो इस सब के लिए वो बोलते थे कि हमारी जो माँ है वो जंगल है। यानी वो मानते थे, जैसे हम बड़े पटल पे बात करते हैं कि स्वाधीनता संग्राम क्यों हुआ, कि भारत माता को गुलाम बनाया गया था, तो भारत माता को गुलामी से मुक्त करना है, आज़ाद करना है, स्वतंत्र करना है। उसी प्रकार से वो बोलते थे जंगल माता को गुलाम बना दिया गया है, गुलामी की बेड़ी में वो जर्जर हो रही है, खून से वो लथपथ है। तो वो माँ को सम्मान दिलवाना है, माँ को इज्जत बख्शनी है। तो वो जंगल उनके लिए माँ के समान थी। अब सोचें कि जब जंगल माँ के समान हो तो उस व्यक्ति की अनुभूति, संवेदना कितनी गहरी जुड़ी होगी, क्योंकि वो जंगल का ही बच्चा है और वहीं पला बड़ा है और वहीं वो बड़ा होता है और वहीं वो जंगल के
आंदोलन के नाम पर ही वो शहीद भी हो जाता है। बिरसा मुंडा ने अपने को भगवान घोषित किया था, जंगल का, धरती का आबा घोषित किया था और बोलते थे कि मैं तुम लोगों का भगवान हूँ और मैं ही मुक्ति दिलाऊंगा और मुझसे ही तुम लोगों का उद्धार होगा। अब ये हम समझें कि बिरसा मुंडा का जो भगवान होने की जो संकल्पना है, यहाँ पर हम वो अवधारणा नहीं है जो हम एक गॉड को लेके मानते हैं, जो एक पूरी दुनिया में जो गॉड को लेके जो हम बात करते हैं, ईश्वर को लेके बात करते हैं, वो नहीं है। यहाँ पर एक तरीके से भगवान वो इसलिए बोलते हैं कि जो मुंडा जो समुदाय है झारखंड में, या जो संथाली लोग हैं, या जो कोल हैं, जितने भी जो आदिवासी वहाँ के समाज हैं, सब के सब लंबे समय से मतलब वर्षों से वो बाहरी लोगों द्वारा शोषित, प्रताड़ित हो रहे थे और उनका हर स्तर पे उनका मानसिक, दैहिक, आर्थिक, सामाजिक हर स्तर पे उनका शोषण हो रहा था। तो बिरसा ने बोला कि मैं तुम्हारा भगवान हूँ और मैं तुमको मुक्ति दिलाऊंगा। और वो मतलब ये था कि भगवान, इसलिए भी कहा उन्होंने कि भगवान कभी मरता नहीं है, भगवान अजर अमर है। तो बिरसा मुंडा अगर मर भी जाएंगे तो वो जो भगवान का जो उन्होंने जो बोला वो कभी नहीं मरेगा, यानी उनके विचार, बिरसा मुंडा का विचार कभी नहीं मरेगा। और वो वास्तव में बिरसा मुंडा का विचार आज भी जीवित है और झारखंड प्रदेश में, भारत के पूरे आदिवासी जगत में बिरसा मुंडा उनके आदिवासी जगत के आज भी वो महानायक हैं। और बिरसा मुंडा ने भगवान घोषित करने के साथ ही बिरसाइत धर्म की स्थापना की। बिरसाइत धर्म मतलब जो बिरसा को मानने वाला है वो बिरसाइत हो गया। और उसमें कुछ नियम कायदे थे कि वो झूठ नहीं बोलेगा, वो नशा नहीं करेगा और वो यानी समाज के लिए, यानी आदिवासी समाज के लिए वो काम करेगा। तो वो उसके लिए उन्होंने बिरसाइत धर्म की स्थापना की और बिरसाइत जो है वो वहाँ पर लोग उनके अनुयायी बने और बड़ी संख्या में अनुयायी बनते गए। और उसमें अनुयायी बनने का एक शर्त भी था कि बिरसाइत वही होगा जो युद्ध भी करेगा, क्योंकि ये धर्म युद्ध है, ये मातृभूमि की लड़ाई है, जंगल माता की लड़ाई है, आज़ादी की लड़ाई है। तो उन्होंने ये सब चीज़ें रखी। और आप देखें कि 1895 से 1900 के बीच में 4-5 साल उनका जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण है। 1900 में उनका देहांत हो गया रांची के जेल में। तो 5 साल के अंदर ही उन्होंने उल गुलान यानी पूर्ण सशस्त्र क्रांति का उन्होंने सूत्रपात किया। कि बोले कि भाई उपदेशों से क्रांति नहीं मिलती है, समझाने की बात तो बहुत हो गई है ना, प्रवचन से भी क्रांति नहीं आती है कि हम बैठ के भाषण दे रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। ये चीज़ें बहुत हो चुकी हैं, इससे कुछ नहीं होगा। अब तो हमको जो है तीर धनुष को उठाना पड़ेगा, यानी हमें हथियार उठाना पड़ेगा। और अब जो होगा वो पूर्ण रूप से अब ये क्रांति, ये उल गुलान होगा, क्रांति होगा। समझें कि सन 1900 में ये पूर्ण सशस्त्र क्रांति का सूत्रपात करने वाले बिरसा मुंडा कितने दूरदृष्टि वो रखते थे। उन्होंने कहाँ तक देखा समाज को। अगर आप उसके बाद के समय को देखें, अपने भारतीय इतिहास को देखें, भारतीय समाज को देखें,
हमारे स्वाधीनता आंदोलन के समय को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि हमारे सरदार भगत सिंह थे, उन्होंने भी सशस्त्र क्रांति की बात की और उन्होंने उसके लिए प्रयास भी किया। इसी से प्रेरणा लेते हुए, बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेते हुए कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य के तहत भारत का राष्ट्रीय झंडा फहराया था। मैं ये एग्जाम्पल उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि कहीं बिरसा मुंडा उन्होंने झारखंड में उन्होंने आंदोलन किया, लेकिन उसका जो प्रभाव था वह पूरी भारत पर और पूरी दुनिया पर कैसे पड़ रहा था। और हमारे इतने बड़ी जो राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की जो पार्टी थी कांग्रेस, उसके नेता जवाहरलाल नेहरू ने भी उसी से प्रेरणा लेते हुए पूर्ण स्वराज्य की वहाँ पर बात की। लेकिन ये पूर्ण स्वराज्य नेहरू से पहले भी प्रसिद्ध कवि और खिलाफत नेता हजरत मोहानी 1921 में प्रयोग कर चुके थे। कहाँ पर? तो अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य अर्थात अंग्रेज़ों से पूर्ण आज़ादी की मांग करने वाले वो पहले भारतीय थे, पहले वो कार्यकर्ता थे। तो हम देखें कि ये जो पूर्ण शब्द है, वो पूर्ण स्वराज हो या पूर्ण क्रांति हो, ये इसके मुझे लगता है कि इसके प्रस्तोता भारतीय इतिहास में निसंदेह रूप से बिरसा मुंडा थे और उन्होंने इसका प्रयोग किया पूर्ण सशस्त्र क्रांति, जिसका उन्होंने उल गुलान अपने मुंडारी भाषा, जो मुंडारी शब्द है, उन्होंने उसमें इसका इस्तेमाल किया, पूर्ण सशस्त्र क्रांति। तो देखें कि ये जो उनका जो उद्घोष था, कितना वो रचनात्मक था, कितना वो प्रतिगामी था, वो उसका प्रभाव कितना तेजी से आगे बढ़ा। झारखंड के अंदर हम देखें कि मुंडा, उरांव, संथाल, कोल, हो इत्यादि आदिवासी समूह बड़े स्तर पे निवास करते हैं, वहाँ के निवासी हैं, जंगल के दावेदार। इन सभी आदिम जनजातियों पर को अपने उपन्यास के कलेवर में समेटे हुए हैं और इन समूहों का ये संघर्ष और इतिहास इस उपन्यास का मुख्य लक्ष्य है। इसी के साथ मुंडाओं की सामाजिक बनावट और उनकी चेतना को अंकित करना भी इस उपन्यास की विशेषता है। अब आप बोलेंगे कि ये मुंडाओं की सामाजिक बनावट क्या है? सामाजिक बनावट में हम ये देखते हैं कि उनके जो खान पीन है, जो उनके संस्कृति है, जो उनके रीति रिवाज हैं, वो किस तरीके के हैं। तो हम देखें कि ख़ास तौर पर बिरसा मुंडा के सक्रिय होने के बाद बहुत सारी जो मुंडाओं में जो बुराइयां थी, बहुत सारी जो कमियां थी, बहुत सारे जो कर्मकांड थे, वो बहुत कम हुए थे। और जैसे खान पीन में ले हम, तो चूँकि गरीबी थी, भयानक गरीबी थी, तो वो घाटो खाते थे। घाटो मतलब मोटा अनाज, जो भी मोटा अनाज उसको बोलते हैं घाटो, तो वो घाटो खाते थे। जई, तीतर का मांस, जंगली चेंच, अरबी कंद, चिड़िया, खरगोश, शाही इत्यादि उनका भोजन था। जितनी भी जंगली चीज़ें, कंदमूल जो उपलब्ध है, ये इससे वो उनका गुजारा करते थे। नमक कई जगह उपन्यास में चित्रित हुआ है कि नमक खाने को नहीं मिलता था, क्योंकि नमक पे अंग्रेज़ों का बहुत ज़बरदस्त टैक्स या कर उस पर लगा हुआ था, यानी वो चीज़ें इतनी महंगी थी। तो मुंडा तो बचपन में बोलता था कि मैं बड़ा होके, वो अपने घर में जब देखता था वो कि भाई मेरी माँ जो है वो मोटा अनाज बनाती है और उसमें नमक नहीं मिलता है खाने को, तो बोलता था कि मैं बड़ा होके मैं माँ के लिए चावल
और एक बोरा नमक ला के दे दूँगा। मतलब उसको लगता था कि चावल और नमक को हासिल करना वो बहुत बड़ी तरक्की है, उपलब्धि है। आप सोचें, आप कल्पना करें, ये बालक बिरसा मुंडा ये बात कहता था। ये आदिवासियत में लिंग भेद नहीं था, यानी आदिवासी समाज में लिंग भेद कतई नहीं था। स्त्री पुरुष समान रूप से मेहनत करते थे, बराबर कमाते थे, बराबर सम्मान पाते थे। ये समाज पुरुष शासित नहीं था, यानी यहाँ पर पितृसत्ता की कोई जगह नहीं थी। स्त्री और पुरुष दोनों जंगलों में, खेतों में बराबर काम करते थे और हर काम में बराबरी, और कोई किसी पर वर्चस्व नहीं कि पुरुष बोल रहा है कि तुम, पत्नी को बोल रहा है तुम वहाँ नहीं जाओगी या इतने बजे आओगी, या पत्नी, ऐसा कुछ। वो बिल्कुल एक खुला समाज था, एक विश्वासी समाज था, एक सम्मानित समाज था। सबसे बड़ी बात है परिश्रमी समाज, कि ये आदिवासी समाज वो परिश्रम के बल पे ही वो हजारों साल से वो अपना उनका अस्तित्व बना हुआ है। तो ये आदिवासी समाज की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। लेकिन जो गरीबी थी, जो जाहिलता थी, जो उनमें जो अशिक्षा थी, वह भी एक बहुत बड़ी कमी थी। तो हम मुंडाओं की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो देखते हैं कि बहुत ही खराब। उनके जितने भी खेत खलिहान थे, घर बार, वो सबसे बेदखल थे, क्योंकि जो हमारे देसी सामंत थे उन्होंने उनके सारे खेत खलिहानों को, उनके घर द्वार को सब अपने नाम कर लिया था, और वहाँ पर वो जंगल के अंदर अपना व्यापार कर रहे थे, अपने नफ़ा के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी कारखाने, फैक्ट्रियाँ लगा दी, जंगलों का लगे दोहन करने, और सस्ते मजदूर आदिवासी, सस्ते क्या मतलब लगभग कि समझो कि फ्री, मुफ्त के मजदूर। और बीमार कोई आदिवासी बीमार पड़ गया तो उससे जो है वो अंगूठा लगवा के और उसका ज़मीन वमीन पूरा वो लेते थे, अपने नाम कर लेते थे। तो एक तरीके का जो हम पढ़ते हैं कि महाजनी सभ्यता संस्कृति ने पूरे झारखंड को अपने चंगुल में ले रखा था, और उस महाजनी यानी जो बनियागिरी है, जो महाजनी हैं, जो ये जितने ये ठेकेदार, लाला, कारोबारी, व्यवसायी, सब वहाँ पर अपना हुकूमत कर रहे थे, और झारखंड का मुंडारी समाज का, संथाली समाज का, कोल समाज का, हो समाज का, सबका शोषण कर रहे थे। तो ये बहुत ही दयनीय व्यवस्था था। इसीलिए हमने कहा कि जंगल के असली हकदार यानी मुंडा लोग, आदिवासी लोग अपने घर बार से बेदखल थे, अपनी ज़मीन से बेदखल थे, और बिरसा मुंडा ने उनको सम्मानपूर्वक उनका जंगल घर बार दिलाने के लिए संघर्ष किया, और संघर्ष ही नहीं किया, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, समर्पित कर दिया, कि जीवन के अंतिम समय तक आप देखें कि बिरसा मुंडा 25 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया, तब तक वो आदिवासी के बारे में मरते दम तक वो आदिवासी जगत की मुक्ति के लिए ही वो सोचते रहे, उसके बारे में वो बात करते रहे। तत्कालीन माहौल पूरी तरह बिरसा मुंडा के आंदोलन के विपरीत था। हालांकि शुरुआत में मैंने बात किया था, तब राष्ट्रीय आंदोलन की गूंज थी, लेकिन उसमें आदिवासियत गायब थी। यह एक अंतर्विरोध भी है, और देसी दिक्कुओं को इस संदर्भ में हम देख सकते हैं। कैसे कि
जो राष्ट्रीय आंदोलन, व्यापक आंदोलन था हमारा, उसमें जो हमारी आदिवासियत थी वह लगभग उसमें न के बराबर उसकी भूमिका दिखी। लेकिन भूमिका इस तरह कि बिरसा मुंडा झारखंड क्षेत्र में, प्रदेश में, वह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वो वहाँ पर वो युद्ध लड़ रहे थे। तो एक तरीके से इसका रूप हम यहाँ भी देखते हैं कि वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का वहाँ पर वो निषेध कर रहे हैं, विरोध कर रहे थे। और देसी डिकू, जो हमारे देसी सामंत थे, जो कारोबारी, व्यापारी, ठेकेदार, सामंत, जितने लोग थे, व्यवसायी, वो सब भी वहाँ पर शोषक की भूमिका में ही, जैसे जैसे ब्रिटिशर्स थे वैसे शोषक की भूमिका में ये लोग भी वहाँ पर शामिल थे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो तत्कालीन माहौल था उस वक्त का, वह बिरसा मुंडा के आंदोलन के विपरीत था, अलग था। वो जंगल के दावेदार उपन्यास के पढ़ने के बाद निसंदेह हम ये कह सकते हैं कि कथा विन्यास के अनुरूप तत्कालीन समाज का यथार्थ आईना दिखाता है। जंगल के दावेदार जो उपन्यास है, जो समाज है उसका वो सच का आईना दिखाता है। जो समाज की बनावट है, जो समाज का दंश है, जो दुख दर्द है, यानी जो आदिवासी समाज की जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उन सब को बहुत ही यथार्थता में ये उपन्यास अपने अंदर चित्रित करता है। बिरसा मुंडा के कारनामे, संघर्ष, साहस, त्याग, ये सब किंवदंती नहीं है, हकीकत है। सुनने में हमें लगता है कि अरे ये जो है बनावटी बातें होंगी, लेकिन नहीं। जंगल के दावेदार उपन्यास के अंत में कुछ पृष्ठ दिए गए हैं जो वहाँ कलकत्ता कोर्ट में, वहाँ सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो चीज़ें डिबेट हुई थी और जो पुलिस रिकॉर्ड है उसका पूरा वहाँ पर पेज लगे हुए हैं। तो आप उसको पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि बिरसा मुंडा वाकई में वो बहुत ही साहसी थे, बहुत ही बलिदानी थे, और वो उनका जीवन पूरा संघर्ष का जीवन है। वो बचपन से लेके युवा अवस्था तक 25 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो जाता है। निरंतर वो सक्रिय रहे, निरंतर वो संघर्षशील रहे, निरंतर वो शोषण के खिलाफ लड़ते रहे। और इन सारी बातों को बड़े यथार्थ में एक बड़ी सच्चाई के साथ परोसना, उसको प्रस्तुत करना, ये जंगल के दावेदार की एक बहुत बड़ी खासियत है, जिसके कारण यह जो उपन्यास है वह एक महान भारतीय उपन्यास बन जाता है। हम सब जानते हैं कि महाश्वेता देवी जो है एक भारत की बहुत ही एक प्रमुख लेखक, कथाकार रही हैं, और उनका जुड़ाव जो है वो जंगलों से, आदिवासियों से बहुत ज़्यादा रहा है। और वो जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई के साथ वो खड़ी रही हैं, और उनका तजुर्बा, उनका अनुभव इस जंगल के दावेदार उपन्यास में बखूबी दिखता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने ये व्याख्यान सुना, और मुझे लगता है कि ये व्याख्यान आपके इस पाठ्यक्रम में के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि यह जैसा मैंने उल्लेख किया कि जंगल के दावेदार उपन्यास एक बहुत प्रमुख भारतीय उपन्यास है जो भारत की एक विकट समस्या पर केंद्रित है, और वह विकट समस्या है आदिवासियों की समस्या, झारखंड के आदिवासियों की समस्या। वह झारखंड जहाँ पर बिरसा मुंडा ने आज़ादी के संग्राम के समय आंदोलन खड़ा किया, बिगुल बजाया, और वो लड़े और शहीद हुए, और शहीद भी वो हुए अनेक यातनाओं के साथ। तो इस उपन्यास के माध्यम से भी हम तत्कालीन समाज की बनावट को, तत्कालीन समाज के युग बोध को हम इसमें देख सकते हैं, और पूरी ईमानदारी के साथ, चूँकि ये उपन्यास बड़ी ईमानदारी के साथ लिखा गया है, तो उसमें चीज़ें जो हैं वो बड़ी यथार्थ में पेश हुई हैं।
तो एक बड़े सच को, एक बड़े भारतीय सच को दिखाने के कारण ये उपन्यास वाकई में एक महान उपन्यास है। और इसको हम अनेक रूपों में हम इसको उपन्यास को एक रचनात्मक तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं। और ये जो श्रृंखला है लेखन का, लेखन में हेतु बड़ा काम करता है। यानी उपन्यास क्यों लिखा जा रहा है, किसके लिए लिखा गया, और उसका मकसद क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। अगर ये लेखक तय कर लेता है तो वाकई में वो पाठक तक, समाज तक जो वो चाहता है बात को संप्रेषित करना, कम्युनिकेट करना, वो बखूबी कर पाता है। और जंगल के दावेदार उपन्यास के माध्यम से लेखिका महाश्वेता देवी अपने को बहुत ही सरल तरीके से संप्रेषित कर गई हैं। और ये संप्रेषण है, और जो पाठक है या जो समाज है वह इस चीज़ को आत्मसात करता है। और मुझे लगता है कि ये आत्मसात करने की जो पद्धति है, जो ढंग है, जो तरीका है, जो शैली है, यही जो है कहीं ना कहीं एक सच को अनुभूत करने का, उसको महसूस करने का एक आधार प्रदान करता है। और यही आधार समाज को रचता है। ये एक उपन्यास सिर्फ एक आदिवासी समाज केंद्रित उपन्यास नहीं है, ये एक राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकता, सांस्कृतिक एकता का धरोहर भी है। तो उस उपन्यास को इसमें हम बहुरंग देख सकते हैं। लेकिन मूल में, उपन्यास के आधार में आदिवासी क्रांति है। तो आप सबने इस व्याख्यान से लाभान्वित हुए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।